नमस्ते विद्यार्थियों, मैं इतिहास अध्यापक नरेंद्र पाल सिंह केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज जो मैं प्रकरण लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वो बहुत शानदार टॉपिक है। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। यहाँ से चाहे वो पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, एसएससी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या व्याख्याता की परीक्षा हो, यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। वो है मुगल चित्रकला शैली। इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सपने वो नहीं होते, अरे सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं। सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, अरे सपने तो वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते। अरे सपने तो वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते। चलो, मुगल चित्रकला शैली। मध्यकालीन इतिहास को दो भागों के अंतर्गत विभाजित किया गया था। एक सल्तनत कालीन और दूसरा है मुगल कालीन। चित्रकला का जो विकास है वो वास्तविक विकास मुगल काल में हुआ था। मुगल काल में एक इतिहासकार जिनका नाम है अबुल फजल, जिसने आईने अकबरी नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें 17 मुगल चित्रकारों के नाम, श्रेष्ठ चित्रकारों के नाम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उनमें से 13 चित्रकार हैं, वो कौन थे? हिंदू थे। मुगल चित्रकला शैली का जो विकास है, मध्यकालीन इतिहास में चित्रकला शैली का विकास मुगल काल में हुआ था। किसके काल में हुआ? मुगल काल के अंतर्गत। मुगल काल के एक इतिहासकार जिनका नाम है अबुल फजल। क्या नाम है? अबुल फजल। अबुल फजल नामक इतिहासकार ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है आईने अकबरी। क्या नाम है? आईने अकबरी। आईने अकबरी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईने अकबरी नामक ग्रंथ किसने लिखा था? अबुल फजल। कई बार ये प्रश्न परीक्षा में आया, इंपॉर्टेंट जरूर कीजिएगा। आईने अकबरी में मुगल काल के 17 सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों के नाम हैं। 17 सर्वश्रेष्ठ चित्रकार हुए हैं, वो आईने अकबरी के अनुसार जानकारी प्राप्त होती है। सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उन 17 में से 13 चित्रकार थे, वो कौन थे? हिंदू थे। कौन थे? हिंदू जाति, हिंदू के 13 चित्रकार थे। मुगल चित्रकला शैली के विषय के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करें तो उसमें कौन से विषय थे जो इसके चित्र बने हुए थे? तो मुगल चित्रकला शैली के अंदर अगर विषय की अगर हम बात करें तो एक तो शाही दरबार का दृश्य था। क्या था? शाही दरबार का दृश्य बना हुआ था। दरबार का दृश्य था। किसका? शाही दरबार का दृश्य। दूसरा, प्राकृतिक जीवन के चित्र बने हुए थे। तीसरी अगर बात करें, मुगल काल में कौन से चित्र बने? शाही दरबार का प्राकृतिक दृश्य, सांस्कृतिक दृश्य भी मुगल चित्रकला शैली, सांस्कृतिक दृश्य से भी मुगल चित्रकला शैली के चित्र बने हुए थे। चौथी अगर बात करें तो पौराणिक कथा, जो पुराने समय में पौराणिक कथाएं के चित्र, पौराणिक कथाओं के चित्र भी मुगल चित्रकला शैली से प्राप्त होते हैं। शाही दरबार, प्राकृतिक जीवन से संबंधित दृश्य बने हुए थे, सांस्कृतिक दृश्य और पौराणिक कथा। मुगल काल के अंतर्गत पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के चित्र भी बने हुए थे। उसमें पशु पक्षियों की अगर बात करें तो अपन बात करें पक्षियों की, तो पक्षी में मुगल चित्रकला शैली में पक्षी में देखें तो मोर का चित्र बना हुआ था, सबसे प्रमुख मोर। शेर का भी बना हुआ था और हिरण का भी बना हुआ था। इसके अलावा आम, पीपल और बरगद के चित्र मुगल काल में
जानकारी प्राप्त होती है कि इनके चित्र मुगल कला चित्रकला शैली के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। शाही दरबार का दृश्य, प्राकृतिक जीवन का दृश्य, सांस्कृतिक दृश्य, पौराणिक दृश्य और पांचवा युद्ध के दृश्य भी मुगल चित्रकला शैली में प्राप्त होते हैं। युद्ध के दृश्य भी मुगल चित्रकला शैली से प्राप्त होते हैं। मुगल चित्रकला शैली, मध्यकाल में मुगल काल में चित्रकला शैली का विकास हुआ, जिसमें एक इतिहासकार अबुल फजल ने एक ग्रंथ लिखा आईने अकबरी। आईने अकबरी में 17 सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों के नाम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें से 13 हिंदू थे। मुगल चित्रकला शैली का जो विषय कौन सा था, कौन से चित्र बने हुए थे, वो शाही दरबार, प्राकृतिक जीवन, सांस्कृतिक दृश्य, पौराणिक कथाओं और युद्ध के दृश्य बने हुए थे। उसमें कहीं पशु पक्षियों के भी चित्र मुगल चित्रकला शैली में प्राप्त होते हैं। उसमें से प्रमुख पशु पक्षी की अगर बात करें, मोर, शेर और हिरण, पक्षियों के चित्र भी बने हुए थे। पशु पक्षियों के चित्र जिसमें मोर, शेर और हिरण प्रमुख थे। और वृक्षों की बात करें, इसमें आम, पीपल और बरगद प्रमुख वृक्षों के चित्र बने हुए थे मुगल चित्रकला शैली के अनुसार। मुगल चित्रकला शैली के संरक्षक कौन थे, उसकी रक्षा करने वाले कौन थे, सुरक्षा करने वाले मुगल चित्रकला शैली के संरक्षक। अगर हम संरक्षक की बात करें, मुगल चित्रकला शैली के जो संरक्षक थे वो कौन थे? संरक्षक कौन होते थे? एक तो होते थे शाही उमराव लोग, शाही उमराव लोग, ये भी उनके संरक्षक होते थे। दूसरे उनके संरक्षक कौन होते थे? जो शाही शहजादे थे। जो शहजादे होते थे वो मुगल चित्रकला शैली के मतलब संरक्षक थे। शाही शहजादे, शाही शहजादे थे, वो मुगल चित्रकला शैली के संरक्षक थे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? आईने अकबरी में 17 सर्वश्रेष्ठ मुगल चित्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसमें से 13 हिंदू थे। आगे अगर हम जानकारी प्राप्त करें मुगल चित्रकला शैली के बारे में, तो जानकारी प्राप्त होती है मुगल काल में कई शासक यानी कई सुल्तान बने। सर्वप्रथम मुगल वंश की जो स्थापना की थी वो बाबर के समय अगर चित्रकला शैली के बारे में अगर बात करें, बाबर इसने मुगल वंश की नींव रखी थी। बाबर के समय में चित्रकला शैली लगभग प्रारंभ हो चुकी थी। फिर हुमायूं के समय में मुगल चित्रकला शैली की इसने नींव रखी थी। अकबर के समय चित्रकला शैली का विकास हुआ। फिर जहांगीर के काल तक आते आते मुगल चित्रकला शैली सर्वश्रेष्ठ और इतनी उत्कृष्ट पर पहुंच गई थी कि जहांगीर का शासनकाल मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहा जाता था। आपका प्रश्न, ये कई बार प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि किस मुगल शासक का काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? वो जहांगीर। और किस मुगल शासक का काल स्थापत्य कला शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है? वो था शाहजहां। कौन था? शाहजहां। चलो अपन बात करें, अपन बाबर के समय की अगर हम बात करें तो बाबर के समय की बात, बाबर कुशल योद्धा भी था। क्या था? कुशल योद्धा था, वीर योद्धा था। कौन? बाबर। इसके साथ में वो कला प्रेमी भी था। कुशल वीर योद्धा तो था, साथ में कला प्रेमी भी था। इसको स्थापत्य कला और चित्रकला शैली में भी रुचि थी। बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी। कई बार प्रश्न ये भी परीक्षा में आता है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिनका नाम है तुजुक-ए बाबरी। क्या नाम है? तुजुक-ए बाबरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तुजू के बाबरी, बाबर ने एक आत्मकथा लिखी थी और वो कौन सी भाषा में है, यह प्रश्न परीक्षा में आता रहता है। तुजू के बाबरी तुर्की भाषा के अंतर्गत लिखी गई थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी के अंदर एक ही चित्रकार का नाम की प्रशंसा की है, वो है बिहजाद। क्या नाम है? बिहजाद नामक चित्रकार। ये कौन था? चित्रकार था जिसकी खूब प्रशंसा की उसने तुजू के बाबरी के अंतर्गत, खूब प्रशंसा की बिहजाद। और इस बिहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस चित्रकार को बाबर के समय पूर्व का राफेल कहा गया? बिहजाद को पूर्व का राफेल कहा गया। बाबर के जितने भी चित्र मिलते हैं वो झरनों, उपवनों और फूलों से उसे अधिक प्रेम होने के कारण उनके जितने भी चित्र झरनों, उपवनों और फूलों के बारे में बने हुए थे। यह जानकारी प्राप्त होती है कि बाबर के समय में एक चित्रकार की खूब प्रशंसा की गई। उसने अपने ग्रंथ आत्मकथा तुजू के बाबरी के अंदर, जो तुर्की भाषा के अंतर्गत लिखी गई है, और बिहजाद को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई थी। साथ में बाबर के समय एक और चित्रकार की प्रशंसा बाबर ने की थी जो तुजू के बाबरी में नहीं की, जिनका नाम है मुजफ्फर। क्या नाम है? मुजफ्फर नामक एक चित्रकार भी बाबर के दरबार में विराजते थे। अगली बात करें, बाबर के बाद में उसका बेटा हुमायूं दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठता है। हुमायूं 2 बार शासन करता है, सभी को पता है। पहली बार जो शासन में वो शेरशाह सूरी से पराजित हो जाता है और पराजित होने के बाद में वो ईरान के साथ तहमास्प के शरण में चला जाता है और वहां रहते हुए वो मुगल चित्रकला, वहां रहते हुए ईरानी चित्रकला शैली को देखता है और वहां से दो चित्रकार हुमायूं के साथ में भारत आगमन करते हैं। इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हुमायूं के बारे में मुगल काल में जानकारी प्राप्त होती है कि हुमायूं कौन था। हुमायूं, हमने कई बार हुमायूं के बारे में जानकारी भी प्राप्त की है। बाबर के बाद में शासक बनता है हुमायूं। जब हुमायूं 1555 से 1556 ईस्वी में दिल्ली की पुनः गद्दी प्राप्त करता है, गद्दी यानी राज सिंहासन प्राप्त करता है, दिल्ली की पुनः गद्दी प्राप्त करता है, पुनः राज सिंहासन प्राप्त करता है। कौन? हुमायूं। यह शरण में चला गया था। 1555 और 56 में दिल्ली की पुनः राज सिंहासन यानी राजगद्दी प्राप्त करता है। तब ईरान से हुमायूं के साथ 2 चित्रकार भारत दिल्ली में आते हैं। उन चित्रकारों के नाम लिखेंगे। इस हुमायूं के समय मुगल चित्रकला की नींव रखी थी। मुगल चित्रकला की नींव किसने रखी थी? अगर आपका प्रश्न आ जाए, नींव रखी थी, वो थी हुमायूं ने रखी थी। मुगल चित्रकला शैली की नींव रखी थी। दिल्ली पर पुनः राज सिंहासन प्राप्त करता है। फिर उस समय उसके साथ 2 चित्रकार हुमायूं के दरबार में विराजते थे। एक का नाम था अब्दुल सम्मद और दूसरे का नाम था मीर सेहद अली। दो चित्रकार हुमायूं के साथ, मतलब हुमायूं के साथ दिल्ली आए थे। इन दोनों चित्रकारों ने एक ऐसी चित्रकारी की, मीर सेहद अली और ये दोनों चित्रकार हुमायूं के साथ दिल्ली आए थे।
तब हुमायूं के समय में उन्होंने एक ऐसी चित्रकारी की कि उन्होंने एक सावल के दाने पर, इन दोनों ने सावल के दाने पर, सावल का एक दाना था, दाने पर सौगान का खेल प्रदर्शित किया और इस चित्र को देखने के लिए संपूर्ण जनता की भीड़ उमड़ पड़ी, उसको देखने के लिए आई। और हुमायूं के समय में यह चित्र कला का, और उन दोनों ने अब्दुल समद और मीर सैयद अली को मुगल चित्रकला का संस्थापक कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है। आपका प्रश्न आ जाए कि मुगल चित्रकला का संस्थापक किसे कहा जाता है? अब्दुल समद और मीर सैयद अली को मुगल चित्रकला का संस्थापक कहा जाता है। मुगल चित्रकला शैली की नींव हुमायूं ने रखी थी। इन अब्दुल समद और मीर सैयद अली ने सावल के दाने पर सौगान का खेल प्रदर्शित किया, जिसके संपूर्ण जनता उमड़ कर वहां इस चित्र को देखने के लिए आई थी, जिसके कारण हुमायूं ने अब्दुल मीर सैयद अली को नादिर उल अस्र की उपाधि से नवाजा था और अब्दुल समद को श्री कलम की उपाधि से नवाजा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार कंपटीशन व्याख्याता या असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस चित्रकार को श्री कलम की उपाधि से नवाजा गया था। अब्दुल समद को, मीर सैयद अली को नादिर उल अस्र की उपाधि से नवाजा गया था। श्री कलम की उपाधि इसको दी गई थी, श्री कलम की उपाधि अब्दुल समद की है और मीर सैयद अली की उपाधि नादिर उल अस्र है। अब इसके बाद हम बात करें अकबर के शासनकाल की, कि अकबर के समय चित्रकला शैली का विकास कैसे हुआ। इन अकबर के शासनकाल में कौन से चित्रकार विराजते थे, उन्होंने कौन से, हुमायूं के समय में एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है हमजानामा। क्या कौन सा? हमजानामा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमजानामा। ये महाकाव्य था। क्या था? महाकाव्य, जो अरबी भाषा के अंतर्गत लिखा गया। कौन सी भाषा में लिखा गया था? अरबी भाषा में हमजानामा लिखा गया था। हमजानामा से यह जानकारी प्राप्त होती है कि हजरत मोहम्मद साहब के चाचा हमजा थे, उनकी वीरतापूर्ण कारनामों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है हमजानामा से। इस हमजानामा में 1375 चित्र प्राप्त होते। कितने प्राप्त होते हैं? 1375 चित्र प्राप्त होते हैं हमजानामा में। हमजानामा को चित्रपट कहा गया। क्या कहा जाता है? चित्रपट। हमजानामा का अंतिम पृष्ठ है वो अब्दुल समद के द्वारा अंतिम पृष्ठ चित्रित किया गया था, उसे चित्रपट कहा गया। हमजानामा को हुमायूं का मस्तिष्क कहा जाता है। यह भी प्रश्न कई बार व्याख्याता की परीक्षा के अंदर आया है कि हमजानामा को हुमायूं का मस्तिष्क की उपज कहा गया। यह हुमायूं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, चित्रकला शैली। अब हम हुमायूं के बेटे अकबर, और यही चित्रकार अब्दुल समद और मीर सैयद अली अकबर के शासनकाल में भी विराजते थे। ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि अकबर ने चित्र बनाने की जो जानकारी है वो इन दोनों चित्रकारों से प्राप्त की थी। काबुल में रहते हुए अकबर ने चित्र बनाना सीखा था, अब्दुल समद और मीर सैयद अली से सीखा था। इसके बाद हम अकबर के चित्रकला शैली के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो देखेंगे अकबर की। अगर हम बात करें, किसकी बात करें? अकबर की। अकबर के काल में चित्रकला शैली का विकास कैसे हुआ? अकबर ये मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक था
अकबर बिल्कुल मुगल चित्रकला शैली का जो विकास है वो अकबर के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? अकबर। और अकबर मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक भी था। एक ऐसा शासक था जो बिल्कुल निरक्षर था। क्या था? निरक्षर, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था। कौन? अकबर। यह भी प्रश्न, किस शासक, ऐसा कौन सा शासक था जो बिल्कुल निरक्षर था फिर भी पूरे हिंदुस्तान पे अपना शासन स्थापित करता है? वो है बाबर, अकबर, सॉरी, कौन? अकबर। निरक्षर होने के बाद भी उसे कला और साहित्य में विशेष रुचि थी। कला और साहित्य में अकबर को क्या थी? विशेष रुचि थी। अकबर के समय में एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है आईने अकबरी। मैंने बता दिया है, आईने अकबरी। और आईने अकबरी को लिखने वाला कौन था? अबुल फजल। कौन था? अबुल फजल। कौन था? अबुल फजल। और इस आईने अकबरी में अकबर एक स्थान पे खुद कहता है कि मैं उन लोगों को ना पसंद करता हूं, उन लोगों को मैं पसंद नहीं करता जो चित्रकला शैली से घृणा करते हैं। जो चित्रकला शैली से घृणा करते हैं, मैं इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। ऐसा अकबर ने आईने अकबरी के अंतर्गत कहा गया है। आगे अकबर के बारे में और जानकारी प्राप्त होती है कि अकबर बिल्कुल आईने अकबरी में अकबर के दरबार में लगभग 100 से अधिक चित्रकार विराजते थे। उनमें से केवल 17 आईने अकबरी में 17 सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों के बारे में ही जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें 13 चित्रकार हिंदू हुआ करते थे उस समय आईने अकबरी के अनुसार। 100 से अधिक चित्रकार अकबर के दरबार में विराजते थे। उनमें से आईने अकबरी के अनुसार 17 सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे, जिसमें 13 हिंदू चित्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे अगर हम बात करें अकबर के बारे में तो हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि अकबर के दरबार में कौन कौन से चित्रकार विराजते थे। प्रमुख चित्रकारों के बारे में बात करें अकबर के समय में प्रमुख चित्रकार कौन से थे? प्रमुख चित्रकार जो अकबर के दरबार की शोभा को बढ़ाते थे चित्रकार, एक अब्दुल समद, दूसरा चित्रकार मीर सेहद अली, जो उसके पिता के समय में भी थे, सेहद अली। तीसरा बात करें बशावन, चौथी बात करें दसवंत, 5 महेश तारा, राम और जगन्नाथ। ये अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे जो अकबर की दरबार की शोभा को बढ़ाते थे। कई बार प्रश्न कंपटीशन में आया है कि कौन कौन से चित्रकार अकबर के दरबार में विराजते थे। अब्दुल समद, मीर सेहद अली, बशावन, दसवंत, महेश तारा, राम और जगन्नाथ प्रमुख चित्रकार थे। ये अकबर के दरबार की शोभा को बढ़ाते थे। हम कुछ इंपॉर्टेंट चित्रकार की बात करें। अब्दुल समद, जिसको अकबर ने कौन कौन सा पद दिया हुआ था? अब्दुल समद। अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था अब्दुल समद, एक प्रमुख चित्रकार की भूमिका अदा करता है। इस अब्दुल समद को अकबर टकसाल का प्रधान भी नियुक्त करता है। उसको प्रसन्न खुश होकर टकसाल का प्रधान भी बनाता है। फिर इसके बाद में और खुश होकर उसे मुल्तान का दीवान भी नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? मुल्तान का दीवान भी उसको नियुक्त किया जाता है। किसको? अब्दुल समद को टकसाल का प्रधान बनाया जाता है। मुल्तान का
दीवान भी अब्दुल सम्मद को नियुक्त किया जाता है। इसी अब्दुल सम्मद ने एक दिन उसने कुरान जो एक इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, इसका 112वां अध्याय लिखा। क्या लिखा? 12वां अध्याय, 112वां अध्याय, जिसे कुकुर मुत्ता के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने अब्दुल सम्मद ने कुरान का 112वां अध्याय लिखा था, जिसे कुकुर मुत्ता के नाम से जाना जाता है। यह एक फूल के बीज पर लिखा था। किस पर लिखा था? फूल के बीज पर उसने लिखा था। इसलिए अकबर ने अब्दुल सम्मद को सीरी कलम की उपाधि से उसको नवाजा गया था। दूसरे अगर चित्रकार की बात करें, बशावन की अगर हम बात करें, तो यह भी मुगल चित्रकारों में सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों में उसकी गिनती की जाती है। बसावन की। बसावन मुगल चित्रकला शैली का इतना पारखी था, ये व्यंग्य विशेषज्ञ भी था। कौन? बसावन। मुगल चित्रकला शैली में बसावन का भी नाम प्रमुख चित्रकारों की श्रेणी में रखा गया था। ये चित्रकला शैली का इतना पारखी था कि चित्र को देखकर ही पता लगा देता था कि यह चित्र किसने बनाया है और किसने इसको चित्र को बनाया है। बसावन व्यंग्य विशेषज्ञ भी था। मुगल चित्रकला शैली में कौन से ग्रंथ चित्रित किए गए थे, उनसे कुछ ग्रंथों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वो ग्रंथ कौन से थे जो मुगल चित्रकला शैली में इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है अकबर के समय में। जो चित्रित किए गए थे मुगल चित्रकला, आपको एक हमजा नामा को भी चित्रित किया गया था। तारीख रसीदी को भी चित्रित किया गया। तारीख रसीदी को भी चित्रित किया गया था। रामायण को अकबर के दरबार में चित्रित किया गया था। रज़्म नामा को भी अकबर के शासनकाल में चित्रित किया गया था। हमजा नामा, तारीख रसीदी, रामायण, रज़्मा नामा और अकबरनामा इन प्रमुख ग्रंथों को चित्रित किया गया था। अकबर के समय में जानकारी प्राप्त होती है। अकबर के समय में हमजानामा, तारीख रसीदी, रामायण, रज़्मानामा और अकबरनामा को प्रमुख ग्रंथों को चित्रित किया गया था। और हमजानामा है, इसमें आपको पता ही है कि इसमें हजरत मोहम्मद साहब के साथ साथ हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें आपको 1375 चित्र बने हुए हैं, जिससे चित्रकूट की संज्ञा दी गई है। साथ में उसे हुमायूं का मस्तिष्क भी कहा जाता है। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूँ एनपी सिंह। इस वीडियो के ऊपर मुझे प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अधिक मायने रखता है। और अगले पार्ट के अंदर जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।